नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। प्रिय व्यूअर्स, उम्मीद है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। बीते हफ्ते न्यूज बुलेटिन पेश न किए जाने पर टीम दृष्टि एक बार फिर खेद जताती है। दरअसल दृष्टि मीडिया टीम के प्रमुख और करंट न्यूज बुलेटिन के एंकर श्री अमृत उपाध्याय कोरोना संक्रमित हो गए हैं और साथ ही कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इस वजह से बुलेटिन का प्रसारण नहीं हो सका, लेकिन टीम दृष्टि आपको नियमित तौर पर साप्ताहिक बुलेटिन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के साथ फिर से बुलेटिन का प्रसारण शुरू कर दिया है। आप सभी व्यूअर्स की शुभकामनाओं से श्री अमृत उपाध्याय जल्द ही स्वस्थ होकर आपके सामने बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल। ऐसा 12वां रिजर्व बना पन्ना। 1971 में शुरू हुआ था मैप। WWF ने जारी किया वाटर रिस्क से जुड़ा सर्वेक्षण। वाटर रिस्क में भारत के 30 शहर शामिल। भारतीय शहरों में जयपुर सबसे ऊपर। जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित करने का निर्णय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कानून को घोषित किया था असंवैधानिक। जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा था अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने किया चाइल्ड ऑर्डर मामले में मिरर सिद्धांत का प्रयोग। बच्चे के किसी अभिभावक के विदेश में रहने पर होता है इसका प्रयोग। नाबालिग बच्चों के हितों की रक्षा करना है मिरर ऑर्डर का मकसद। और शुद्ध ग्रह 16 साइकी के पूरी तरह धातु से बने होने का अनुमान। नासा भेजेगा मानव रहित विमान। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है 16 साइकी। यूनेस्को के मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भारत के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। वहीं मालदीव से फुआमुलाह बायोस्फीयर रिजर्व और अड्डू अटॉल बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रोग्राम में जगह मिली है। पन्ना यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व इस सूची में शामिल थे। साल 2000 में नीलगिरी, 2001 में मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन, 2004 में नंदा देवी, 2009 में नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, 2012 में अचानकमार अमरकंटक, 2013 में ग्रेट निकोबार, 2016 में अगस्ता मलई और साल 2018 में कंचनजंगा इस सूची में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व भी शामिल है। यहाँ पर दलदली वनस्पति, दुर्लभ औषधीय पौधों के साथ साथ नॉन टिम्बर वनोत्पाद मसलन कत्था, गोंद आदि पाए जाते हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2011 को अधिसूचित किया गया था। यूनेस्को का मैप कार्यक्रम साल 1971 में शुरू हुआ था। बीते दिनों WWF ने शहरों में वाटर रिस्क से जुड़ा एक सर्वेक्षण जारी किया। सर्वे के मुताबिक 2050 तक वाटर रिस्क में सबसे अधिक वृद्धि की आशंका वाले 100 शहरों में भारत के भी 30 शहर होने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों में अगर तेजी नहीं लाई गई तो इन शहरों में वाटर रिस्क में और वृद्धि हो सकती है। वाटर रिस्क में सूखे से लेकर बाढ़ तक की समस्याओं को रखा गया है। WWF वाटर रिस्क फिल्टर के परिदृश्यों के अनुसार 2050 तक वाटर रिस्क वाले टॉप 100 शहर राष्ट्रीय और वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र हैं। इस वजह से इनकी आबादी 2020 में 17% से बढ़कर 2050 तक 51% हो सकती है। सर्वे के मुताबिक भारतीय शहरों की सूची में जयपुर सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर का नंबर आता है। इसके अलावा इस सूची में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली सरीखे शहर भी शामिल हैं। वैश्विक सूची में बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का और रियो डी जेनेरियो जैसे शहर भी शामिल हैं। सूची में लगभग आधे शहर अकेले चीन से हैं। बीते दिनों BMC यानी बंबई नगर निगम को मुंबई के समुद्र तट से कोरल्स को ट्रांसलोकेट करने की अनुमति मिल गई। यह अनुमति नागपुर के मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव ने दी है। गौरतलब है कि मुंबई तट पर कोरल्स की एक छोटी कॉलोनी है।
ये तट के किनारे चट्टानी पैच में पाए जाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन ये कोरल्स रीफ नहीं बनाते हैं। इनके ट्रांसलोकेशन के मुद्दे की वजह से मुंबई तटीय सड़क परियोजना का कार्य रुका हुआ था, जिसे अब पूरा किया जा सकेगा। बीएमसी इन 18 कोरल्स कॉलोनियों के ट्रांसलोकेशन का काम पूरा करेगी। कोरल ऐसे समुद्री जीव होते हैं जो पौधों की विशेषताएं दर्शाते हैं। ये जेलीफिश और एनीमून से संबंधित है। कोरल पॉलिप्स छोटे नरम शरीर वाले जीव हैं, लेकिन उनके बेस पर एक कठिन सुरक्षात्मक लाइमस्टोन का कवच होता है। इस कवच को कैलिकल कहा जाता है, जो कोरल रीफ्स बनाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने रोशनी अधिनियम को नल एंड वॉइड करने का निर्णय लिया है। सरकार इस अधिनियम के तहत अभी तक दी गई जमीन को 6 महीने के भीतर फिर से सरकारी मालिकाना में लाएगी। इसके अलावा 1 महीने के भीतर अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक और कानून के विपरीत घोषित किया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय के उसी आदेश को लागू करने का फैसला लिया है। 2001 के रोशनी अधिनियम यानी जम्मू कश्मीर राज्य भूमि ऑक्यूपेंट्स को मालिकाना हक अधिनियम को फारूक अब्दुल्ला सरकार लाई थी। इसमें बाजार की दरों पर 20 लाख कनाल राज्य भूमि का हस्तांतरण करके 25,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा 2014 में लगाए गए एक अनुमान के मुताबिक 2007 से 2013 के बीच भूमि के हस्तांतरण से महज 76 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश अधिसूचित किया है, जिसके मुताबिक एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग वायु प्रदूषण के उन्मूलन के लिए काम करने वाली सभी संस्थाओं का स्थान लेगा। साथ ही इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण को मॉनिटर भी करेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए गठित यह आयोग मल्टी सेक्टोरल, पब्लिक पार्टिसिपेटरी, मल्टी स्टेट डायनामिक बॉडी के तौर पर काम करेगा। इस 18 सदस्यीय आयोग में केंद्र, राज्य और अन्य स्टेक होल्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करेंगे। भारत सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त सचिव स्तर का अधिकारी अथवा किसी राज्य का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इस आयोग का फुल टाइम चेयरपर्सन होगा। अध्यादेश में शामिल किए गए मामलों में इस आयोग को विशेष अधिकार होंगे। नियमों का अनुपालन न होने की स्थिति में 5 साल तक की सजा या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस अध्यादेश के जरिए एनसीआर के लिए ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को भी डिसॉल्व कर दिया गया है। नवगठित आयोग को ईपीसीए की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं। गौरतलब है कि 1998 में गठित ईपीसीए का कार्यक्षेत्र एनसीआर तक सीमित था, जबकि नवगठित आयोग आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल करता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक चाइल्ड कस्टडी मामले में मिरर ऑर्डर सिद्धांत का उपयोग किया है। यह तब प्रयोग में आता है जब बच्चे का कोई एक अभिभावक विदेश में रह रहा हो। जब किसी देश में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट एक बच्चे की कस्टडी को विदेश में रहने वाले माता पिता को हस्तांतरित करने के लिए शर्तों को पारित करती है, तो दूसरे देश के इक्विवेलेंट कोर्ट द्वारा मिरर ऑर्डर पारित किया जाता है। इससे कस्टडी की शर्तें पूरी हों, यह सुनिश्चित किया जाता है। इस सिस्टम से 2 अलग देशों में कॉन्ट्राडिक्टरी न्यायिक आदेश पारित होने से बचाव सुनिश्चित होता है। मिरर ऑर्डर का उद्देश्य एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाने वाले नाबालिग बच्चों के हितों की रक्षा करना है। साथ ही इससे कस्टडी खो रहे अभिभावक के हितों की रक्षा भी होती है। इसके द्वारा बच्चों के साथ उनकी मुलाकात और टेम्परेरी कस्टडी के अधिकार की सुरक्षा होती है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। इसके मुताबिक ऐसी पत्नी जिन्हें उसके पति द्वारा छोड़ दिया जाता है और बच्चे गुजारे भत्ते के लिए उसी दिन से हकदार होते हैं जिस दिन वे कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर करते हैं। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट्स और लोअर कोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस तय की है। इन गाइडलाइंस को पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं के मामलों को सुनते वक्त ध्यान में रखना है। कोर्ट का कहना है कि गुजारा भत्ता से संबंधित इतने सारे कानूनों के बावजूद महिलाओं को इसे पाने के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष करना पड़ता है। कोर्ट के मुताबिक यदि पति याचिका में कहता है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है,
लेकिन वह शारीरिक रूप से सक्षम और पढ़ा लिखा है तो वह अपने नैतिक दायित्वों से बच नहीं सकता। गुजारा भत्ता मांगने वाली पत्नी और भत्ता देने वाले पति दोनों को अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों का ब्यौरा देना होगा। साथ ही किसी अन्य कानून के तहत कोर्ट में पेंडिंग मामलों को भी उजागर करना होगा। बीते दिनों जहाजरानी मंत्रालय ने कोस्टल शिपिंग बिल 2020 का मसौदा सभी हितधारकों तथा आम जनता से सुझाव के लिए जारी किया है। दरअसल देश में पोत परिवहन क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए तटीय नौवहन के लिए अलग से कानून की जरूरत महसूस की गई है। इसलिए इस विधेयक को तैयार किया गया है। इसके लिए जहाजरानी मंत्रालय ने 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के भाग 14 की जगह इस नए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। आइए इस विधेयक के कुछ अहम बिंदुओं को देखते हैं। विधेयक में तटीय नौवहन और तटीय जलसीमा की परिभाषा का विस्तार किया गया है। तटीय व्यापार के लिए भारतीय ध्वजवाहक जहाजों के लिए व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को दूर करने का प्रस्ताव भी इस बिल में शामिल है। इसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है। विधेयक तटीय जहाजों के नौवहन में भारतीय जहाजों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। विधेयक में समुद्री परिवहन को अंतर्देशीय जलमार्ग के साथ एकीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय जहाजरानी रणनीतिक योजना की बात भी विधेयक के ड्राफ्ट में है। बीते दिनों सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आयोजित इस कार्यक्रम की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई। सीवीसी की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक शीर्ष सतर्कता संस्था है। इसका मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और जन प्रशासन में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना है। आयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के जरिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 2 सूचना आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त संजय कोठारी हैं। किसी भी इंक्वायरी को करते वक्त इसके पास सिविल कोर्ट्स की शक्तियां होती हैं। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को नियुक्त करने के लिए सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी AFI जारी किया गया। इस बार के सूचकांक में उरुग्वे और पुर्तगाल 0.971 स्कोर के साथ शीर्ष पर हैं। सूचकांक में भारत ने 0.352 अंक के साथ काफी कम स्कोर किया है। बीते 5 वर्षों में भारत के AFI स्कोर में 0.1 अंक की गिरावट आई है। वहीं मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, सोमालिया और यूक्रेन जैसे देशों का स्कोर भी भारत से बेहतर है। इसके अलावा AFI ने अपनी फ्री टू थिंक रिपोर्ट ऑफ द स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता की स्थिति पर भी चिंता जताई है। AFI के लिए स्कोर के मूल्यांकन में 8 घटकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से भारत ने कुछ घटकों जैसे संस्थागत स्वायत्तता, परिसर की अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। AFI का मकसद विद्वानों द्वारा बिना किसी भय के राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर चर्चा की स्वतंत्रता की मात्रा को निर्धारित करना है और जिसमें भारत की स्थिति काफी निराशाजनक है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एक महत्वपूर्ण नीति मानी जा रही है। NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षाविदों को शासन की शक्तियां देकर शिक्षा प्रणाली को नौकरशाह मुक्त करना है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को उनके प्रशासन को एक बोर्ड को सौंपने के साथ शिक्षाविदों को स्वायत्तता देने की भी बात करती है। इससे शिक्षा प्रणाली को नौकरशाह मुक्त करने और एक हद तक राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक शुद्ध ग्रह 16 साइकी के पूरी तरह से धातु से बने होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी कीमत पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा लगभग $10,000 क्वाड्रिलियन आंकी जा रही है।
इस क्षुद्र ग्रह की सटीक रचना और उत्पत्ति की जानकारी के लिए नासा ने 2022 में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह 16 साइकी हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 370 मिलियन किलोमीटर है। नासा के अनुसार आलू की आकृति के इस क्षुद्र ग्रह का व्यास लगभग 140 मील है। 16 साइकी को पहली बार 17 मार्च 1853 को इतालवी खगोल विज्ञानी एनिबेल डी गैस्पेरिस द्वारा खोजा गया था। इसका नाम आत्मा की प्राचीन ग्रीक देवी साइकी के नाम पर रखा गया है। क्षुद्र ग्रह आमतौर पर चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, लेकिन 16 साइकी एक घने और मोटे तौर पर धातु से बना पिंड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षुद्र ग्रह पहले के किसी ग्रह का बचा हुआ कोर हो सकता है, जिसने सौर मंडल के निर्माण के दौरान कई टकरावों के बाद अपने क्रस्ट और मेंटल को खो दिया होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्ब पावर स्कीम लॉन्च की है। इसका मकसद विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के फ्रंटियर क्षेत्रों में महिला शोधार्थियों को बढ़ावा देना है। इसमें महिला शोधार्थियों को 2 तरह से मदद मुहैया कराई जाएगी, सर्ब पावर फेलोशिप और सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट। सर्ब पावर फेलोशिप में महिला शोधार्थियों को पर्सनल फेलोशिप, जबकि सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में रिसर्च के लिए ग्रांट दी जाती है। फेलोशिप 35 से 55 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को दी जाएगी। हर माह 15,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी, जबकि ग्रांट में सालाना 10 लाख रुपए 3 साल तक के लिए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर 30% महिला रिसर्चर हैं। नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 में भी महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें कि सर्ब यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक सांविधिक निकाय है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम्स के बीच 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देश निवेश को लेकर कुछ अहम बातों पर सहमत हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के नवोदित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदार बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा भविष्य के पूंजी निवेशों के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना पर भी सहमति बनी है। इस यूके इंडिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड का प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक समूह द्वारा किया जाएगा। वार्ता के दौरान भारत और यूके ने एक नई अवसंरचना वित्त साझेदारी और नीति पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019 में 24 बिलियन पाउंड का रहा, जबकि अमेरिका के बाद भारत अब यूके की परियोजनाओं में निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। बीते दिनों मिशन सागर 2 की शुरुआत हुई। इसके तहत भारतीय नौसेना जहाज एरावत सूडान के बंदरगाह में प्रवेश किया। इसमें सूडान के लोगों के लिए 100 टन भोजन सामग्री भेजी गई है। दरअसल भारत सरकार मित्र देशों को प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए सहायता मुहैया कर रही है। इसका संचालन भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले मई-जून 2020 में मिशन सागर चलाया गया था। इसके तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयां पहुंचाई थी। मिशन सागर 2 मिशन सागर का ही अगला चरण है। इसमें सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को भोजन सहायता पहुंचाई जाएगी। यह मिशन प्रधानमंत्री की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके तहत भारत द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों को और मजबूती मिलेगी। नवंबर के प्रथम सप्ताह में अमेरिका औपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर 2015 की पेरिस संधि से अलग हो गया। दरअसल इस मामले में 3 साल पहले यानी जून 2017 में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस समझौते से अलग हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और साझेदार देशों के अलावा जापान सहित कई देशों ने अमेरिका के इस निर्णय पर खेद जताया है। पेरिस समझौते के मुताबिक कोई भी देश अणु समर्थन की तारीख से 3 साल तक
समझौते को नहीं छोड़ सकता है, जबकि छोड़ने की आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद विड्रॉवल प्रभावी होगा। इस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले भारी नुकसानों को पहचान कर उनके निवारण के उपाय करना है। आपको बता दें कि पेरिस समझौता 2016 में अस्तित्व में आया था। इस समझौते के तहत देश तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए प्रयासरत है। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने एक फैसला लिया है। खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए 100% एवं शक्कर की पैकेजिंग के लिए 20% जूट के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में 3.7 लाख मजदूरों और 40 लाख किसानों को लाभ पहुंचाएगा। सरकार का यह निर्णय जूट पैकेजिंग मटीरियल अधिनियम 1987 के तहत आया है। अधिनियम के मुताबिक सरकार को कुछ उत्पादों के लिए जूट पैकेजिंग को अनिवार्य करने के प्रावधान करने होंगे। अगर पैकेजिंग मटेरियल की सप्लाई में किसी भी तरह की कमी होती है तो वस्त्र मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के मशवरा पर इन प्रावधानों में कुछ ढिलाई दे सकता है। आपको बता दें कि जूट एक बायोडिग्रेडेबल फसल है जो कि विशेष तौर पर गंगा डेल्टा में उगाई जाती है। यह एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु फसल है जिसके बेहतर विकास के लिए अधिकतम औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर लॉगिंग होना इस फसल के लिए अनुकूल नहीं है। कपास के बाद जूट दूसरा सबसे जरूरी प्राकृतिक फाइबर है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के प्रमुख भागों में जूट का उत्पादन किया जाता है। सरकार कोड ऑन वेजेस को तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि जो लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस का सामना कर रहे हैं वे अपने बोनस से वंचित हो सकते हैं। कोड ऑन वेजेस के जरिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को रिप्लेस किया जा रहा है। वर्तमान कानून के मुताबिक एम्प्लॉय को बोनस से केवल फ्रॉड, हिंसक कृत्य और चोरी जैसे मामलों में प्रतिबंधित किया जाता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत वेतन का न्यूनतम 8.33% बोनस देय है और अधिकतम वेतन का 20% है। यह प्रावधान 21,000 रुपए तक का वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। हालांकि कोड ऑन वेजेस के तहत इनका निर्धारण किया जाना अभी बाकी है। बोनस वह अमाउंट होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी द्वारा सैलरी से अलग दिया जाता है। बोनस विशेष तौर पर एम्प्लॉय को उसके अच्छे काम के लिए मोटिवेट करने के उद्देश्य से दिया जाता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 के जरिए पहली बार भारतीय कानून में प्लेटफॉर्म वर्क को परंपरागत रोजगार की श्रेणी से अलग परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसके मुताबिक प्लेटफॉर्म वर्क परंपरागत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय व्यवस्था से अलग होता है। इसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए व्यक्ति या संस्थाएं लोगों को सेवाएं मुहैया कराती हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म वर्क एसोसिएशन द्वारा कोड की आलोचना की जा रही है। इसकी वजह कोड में गिग वर्क और असंगठित रोजगार से अलग प्लेटफॉर्म वर्क को परिभाषित न करने को बताया गया है। कोड में आधारभूत कल्याणकारी उपायों के लिए केंद्र सरकार, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और वर्कर्स की संयुक्त जिम्मेदारी की बात की गई है, लेकिन किस स्टेक होल्डर की किस स्तर की जिम्मेदारी रहेगी यह तय नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हर कंपनी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें स्थायी कर्मचारियों के बजाय अस्थायी कर्मचारियों के जरिए करवाया जा सकता है। इसमें कंपनियां काम के आधार पर भुगतान करती हैं। इन्हें गिग वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स UDBHR की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर यूनेस्को बायोएथिक्स नेटवर्क ने द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 15 years आफ्टर द चैलेंज ऑफ पीस, ऑब्स्टिकल्स एंड कंडीशन पर एक औपचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया। यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, जबकि 2005 में इसे अंतिम स्वीकृति मिली। यह ऐसा पहला दस्तावेज है जो जैविक और चिकित्सीय नैतिकता में वैश्विक मानकों को स्थापित करने के साथ साथ इसे मानवाधिकारों के साथ जोड़ता है। UDBHR मानव गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान, विज्ञान और समाज के हितों पर व्यक्तिगत हितों और कल्याण की प्राथमिकता सहित 15 सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है।
आमतौर पर बायोएथिक्स को स्वास्थ्य संबंधी जीव विज्ञान के नैतिक निहितार्थों और एप्लीकेशन के संदर्भ में समझा जाता है। यूनेस्को मानवता के लिए शांति का संदेश देता है और मानवीय गरिमा के बिना शांति में जीवन को असंभव मानता है। अब डालते हैं एक नजर मैप सेक्शन पर। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित बिहार एक लैंडलॉक राज्य है। बिहार उत्तर में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार और नेपाल के बीच 729 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेपाल से बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है: शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी में सोमेश्वर, भिकनाठोरी और मवाद प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। अभी हाल ही में भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच गैस पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। 243 सीटों के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया है। यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो रहा है। आज हम आपको असम के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद चर्चा में है। आपको असम के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको असम से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन प्रसाद योजना के तहत किया गया है। प्रसाद यानी नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ चुनिंदा दर्शनीय और विरासत स्थलों का समेकित विकास करना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज लॉन्च किया। इस चैलेंज को लॉन्च करने का मकसद युवा बच्चों, पालकों और परिवारों के जीवन में गुणवत्ता सुधार के लिए नवीन पहलों को विकसित करना और उन्हें लागू करना है। बता दें, यह चैलेंज 100 स्मार्ट शहरों, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों और राज्यों की राजधानियों में शुरू होगा। 3 वर्षीय यह चैलेंज शहरों को पार्क्स और खुली जगहों के विकास, बालपन के शुरुआती दौर की जरूरत तक पहुंच और बच्चों तथा उनके परिजनों के घूमने लायक जगहों के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 को अपनी मंजूरी दे दी। योजना में बड़ी बात यह है कि अब मवेशियों को दी जाने वाली दवाओं और गिद्धों के लिए जहरीली माने जाने वाली दवाओं को बैन किया जाएगा। दवाओं पर यह प्रतिबंध ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया लागू करेगा। इन दवाओं में डाइक्लोफेनेक का नाम सबसे आगे है, जो मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। जब गिद्ध इन मवेशियों के मृत शरीर को खाते हैं तो यह दवा उनके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, जो उनके लिए हानिकारक होती है। इस कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ब्रीडिंग सेंटर खोले जाएंगे, जबकि पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में रेस्क्यू सेंटर्स खोले जाएंगे। राष्ट्रपति ने मध्यस्थता कानून में बदलाव लाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के लागू होने के बाद ऐसे मध्यस्थ समझौते या अनुबंध जो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं, उन पर दिए गए मध्यस्थ फैसलों पर हितधारक अनकंडीशनल स्टे ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि मध्यस्थता और समझौता संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद जिस तरह से शिकायतें आई थी, उसके बाद यह जरूरी हो गया था कि इस कानून में बदलाव किया जाए।
टीवी रेटिंग एजेंसीज पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक समिति गठित की है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति इस 4 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब मुंबई पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि कुछ न्यूज चैनल्स ने रेटिंग प्रणाली से छेड़छाड़ की है। हाल ही में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इस परियोजना का नाम लुहर जल विद्युत परियोजना है, जो सतलज नदी पर है। हाल ही में इंटरपोल ने साइबर अपराध से जुड़ी संचार सेवाओं की शुरुआत की है। ये सेवाएं कानून प्रवर्तन एजेंसीज को खुफिया जानकारियों पर प्रभावी और सहयोगी कार्रवाई करने में मदद करेंगी। इन सेवाओं में एक साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्कस्पेस है, जो सामान्य और पुलिसिया जानकारियों को हैंडल करेगी और सभी यूजर्स के लिए ओपन रहेगी। इसके अलावा दूसरी सेवा साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशन है, जो कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों में मदद करेगी। हाल ही में भारत के कुछ हिस्सों में दुर्लभ प्रजाति की ब्रांडेड रॉयल तितलियों को देखा गया है। कुछ दुर्लभ तितलियां अपनी मूल जगह से दूसरे स्थानों पर भी देखने को मिली हैं। ब्लू मॉर्मोन तितली, जो पश्चिमी घाटों के लिए एंडेमिक है, उसे बिहार के पटना में देखा गया है। इसी तरह स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई को छत्तीसगढ़ के जंगलों में देखा गया है, जबकि लिलियक सिल्वर लाइन तितली, जो केवल बंगलुरु में संरक्षित है, उसे पहली बार अरावली रेंज में देखा गया है। इन तितलियों में कॉमन बर्डविंग, कॉमन जेस्टर, पेंटेड जेजिबल जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत में तितलियों की लगभग 1339 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 900 को केवल अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकता है। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और स्पेन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दी। यह एमओयू दोनों देशों के बीच खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए किया गया है। इस एमओयू के तहत संयुक्त शोध प्रोजेक्ट्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार सभी योग्य वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए खुले रहेंगे। बीते दिनों गंगा उत्सव 2020 मनाया गया। इस दौरान गंगा की सफाई के लिए लोगों की भागीदारी पर काफी जोर दिया गया। लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गंगा एरियल मूवी लॉन्च की गई, तो वहीं बच्चों को भी जागरूक बनाने के लिए गंगा बॉक्स लॉन्च किया गया। दरअसल गंगा बॉक्स बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक इनोवेटिव लर्निंग टूल है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शहरी नदी प्रबंधन योजना भी लॉन्च की। यह योजना एक नदी केंद्रित नियोजन फ्रेमवर्क होगी, जिसे शहरों को नदियों के प्रबंधन में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस दौरान चाचा चौधरी को नमामि गंगे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 5 से 7 नवंबर के बीच इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2020 का आयोजन कर रहा है। इसमें विदेशी चुनाव प्रबंधन निकाय और संगठन शामिल होंगे। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हालिया कार्यक्रम में विदेशों से आने वाले प्रतिनिधियों ने भारत की चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग के फ्लैगशिप प्रोग्राम SVEEP स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन पर चर्चा की। हाल ही में माईगॉव और UN विमेन द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज को महिलाओं की अगुवाई वाले 6 स्टार्टअप्स ने जीता है। इस चैलेंज का मकसद महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप्स को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में समाधान तलाशने के लिए प्रेरित करना है। यह चैलेंज लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके टॉप 3 विजेताओं में बेंगलुरु स्थित रेसदा लाइफ साइंसेज की संस्थापक डॉक्टर P गायत्री हेला, शिमला स्थित आई हेल्थ टेक की संस्थापक रोमिता घोष और केरल स्थित तन्मात्र इनोवेशंस के संस्थापक डॉक्टर अंजना राम कुमार शामिल हैं। जल प्रबंधन में तकनीकी शक्ति के सही इस्तेमाल के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ साझेदारी की है। दोनों ने मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए ICT ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है। जल जीवन मिशन का डिजिटलीकरण करने का मकसद वर्तमान समस्याओं को समझना और भविष्य की चुनौतियों से निपटना है। बता दें कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन मुहैया कराना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।